माफ करना। क्या? मैक्स के मुंह से ये शब्द सुनकर क्रिश्चियन स्पष्ट रूप से हैरान रह गया और उसने पूछा। मैक्स ने गला साफ करते हुए कहा, कैसा रहेगा अगर मैं आपको 3000 गहरे सुनहरे रंग के ब्लू स्पॉट फूल, 3000 गहरे सुनहरे रंग के रेड स्पॉट फूल और 1000 उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले फोई ग्रास बेच दूं। जब शेफ ने बेहद चर्चित फोई ग्रास का जिक्र सुना तो दुकान का तापमान कुछ डिग्री कम होता हुआ प्रतीत हुआ और उसने अपना रसोई का चाकू नीचे गिरा दिया। वह खुद इस रेस्टोरेंट में फोई ग्रास पकाते थे। यह उनके सबसे महंगे व्यंजनों में से एक था। हालांकि आपूर्ति बहुत कम होने के कारण वे केवल सामान्य रूप से रेटेड फोई ग्रास ही बेचते थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने केवल एक बार कांस्य श्रेणी का फोई ग्रास पकाया था, और वह भी तब जब वे ब्लैक लेक सिटी के नंबर 1 गिल्ड के गिल्ड मास्टर के लिए खाना बना रहे थे। वह शेफ के लिए बेहद सम्मान का दिन था और उन्होंने जो फोई ग्रास पकाया था उसे बड़ी मुश्किलों से हासिल किया गया था। बेहतरीन फोई ग्रास का बाजार मूल्य लगभग 600 सोने के सिक्कों के बराबर था। इस आय को समझने के लिए दुकान ने पूरे साल में 4000 सोने के सिक्के का मुनाफा कमाया। मैक्स का ये दावा कि उसके पास ऐसी 1000 बहुमूल्य सामग्रियां हैं इतना हास्यास्पद था कि अगर इसे सच मान लिया जाए तो वह पूरी गली को खरीदकर इस शहर का एक धनी युवा जमींदार बन सकता था। क्रिश्चियन ग्रे भी मैक्स के दावों पर विचार कर रहा था, हालांकि उसका आक्रामक रवैया काफी हद तक कम हो गया था। इस समय ये स्पष्ट था कि यह शायद उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सौदा था। बेशक जोखिम भरा, लेकिन अगर सही तरीके से किया गया तो यह उसका जीवन बदल सकता था। व्यापार जगत में महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क स्थापित करना जरूरी था और सिग्मा की दुनिया में जिन सबसे महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क स्थापित करना आवश्यक था उनमें कुलीन वर्ग और कीमियागर शामिल थे। रसायन शास्त्रियों को ब्लू स्पॉट और रेड स्पॉट फूलों जैसी अच्छी सामग्रियों की आवश्यकता होती थी, जबकि कुलीन वर्ग फोई ग्रास जैसी उत्कृष्ट सामग्रियों को पसंद करते थे। क्रिश्चियन उत्साहित था, लेकिन उसने संयम बनाए रखते हुए कहा, मुझे आपकी बात पर भरोसा करने के लिए नमूने देखने होंगे। क्या आपके पास नमूने हैं? अब तुमने उसे जाल में फंसा लिया है बेटा, मछली को ध्यान से खींचो, दादा ड्रैक्स ने मैक्स के दिमाग में कहा। मैक्स के मुखौटे के नीचे उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई जब उसने अपने भंडार से प्रत्येक सामग्री की एक एक मात्रा निकाली। जैसे ही औषधीय जड़ी बूटियां हवा के संपर्क में आईं, पूरे रेस्तरां में सुगंध का एक विस्फोट हुआ, जिससे खाना पकाने की गंध पूरी तरह से दब गई और अन्य सभी गंधें गायब हो गईं। सभी ने नीले और लाल धब्बे वाले फूलों पर निरीक्षण मंत्रों का प्रयोग किया और जब उन्हें पता चला कि यह वास्तव में गहरे सुनहरे रंग का है तो सबने हैरानी से सांसें रोकी। एक गहरे सुनहरे नीले धब्बे वाले फूल की कीमत लगभग 60-100 सोने के सिक्के थी और मैक्स का दावा था कि उसके पास ऐसे 3000 फूल हैं, जो एक बड़ी संपत्ति थी, जबकि लाल धब्बे वाले फूल 60-80 सोने के सिक्कों में बिकते थे। सबकी निगाहें मेज पर टिकी हुई थी, लेकिन मैक्स ने जल्दी से सामान निकाला और फिर शो का राजा, महाकाव्य श्रेणी का फोई ग्रास पेश किया। फोई ग्रास का रंग हल्का गुलाबी था, बेहद खूबसूरत और नर्म। यह इतना लाजवाब लग रहा था कि इसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि मक्खन काटने वाले चाकू से भी इसे आसानी से काटा जा सकता है और इसका रस बह निकलेगा। उसकी सुगंध और बनावट इतनी स्वादिष्ट लग रही थी कि कई पुरुषों ने अनजाने में ही उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैक्स ने उसे वापस अपने भंडार में रख लिया। क्रिश्चियन, जिसने पहले ही उस वस्तु का निरीक्षण कर लिया था, एकदम चुप था, क्योंकि अब जब दूसरे पक्ष ने अपने शब्दों को अकाट्य सबूतों से पुष्ट कर दिया था तो गेंद उसी के पाले में थी। क्रिश्चियन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे मॉर्निंग स्टार जैसे निम्न स्तर के ग्रह पर इतने मूल्यवान सामान बेचने वाला मिल जाएगा। दूसरे और तीसरे स्तर के ग्रहों में उसके पहले से ही संपर्क थे, लेकिन इन वस्तुओं को उन ग्रहों पर भी बेचना मुश्किल था, क्योंकि औसत थोक खरीदार इस श्रेणी की वस्तुओं को कभी भी खरीद नहीं पाएगा। इन वस्तुओं को बेचने के लिए उसे चौथे स्तर के ग्रह तक जाना पड़ता था, लेकिन वहां उसके कोई संपर्क नहीं थे। एक तरह से यह उनके लिए बड़े लीग में प्रवेश करने का टिकट था, लेकिन इसमें शामिल जोखिम भी बहुत बड़ा था। क्रिश्चियन ने अपने आर्थिक सलाहकार के साथ इन वस्तुओं के वास्तविक मूल्य का अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए एक गहन और तीखी बहस की, और अपनी ओर से पूरे आधे घंटे की गहन बातचीत के बाद वह मैक्स की ओर मुड़ा और उससे एक सरल प्रश्न पूछा, तुम कौन हो? मैक्स सोच रहा था कि जब क्रिश्चियन को पता चलेगा कि यह उसका बचपन का दोस्त मैक्स है तो उसे कैसा लगेगा, लेकिन उसने समझदारी से इस सवाल को टालते हुए जवाब दिया, मैं कौन हूँ ये ज्यादा मायने नहीं रखता, सवाल यह है कि क्या आपको ये चीजें चाहिए या नहीं। क्रिश्चियन मैक्स की पहचान जानने के लिए बहुत बेताब था, लेकिन उसके निरीक्षण मंत्र मैक्स के मुखौटे की सुरक्षा को भेद नहीं सके और दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से यह बताने को तैयार नहीं था कि वह कौन है।
इस स्थिति में क्रिश्चियन के पास उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा और कोई चारा नहीं था जिन पर उसका वास्तव में नियंत्रण था। एक स्याही वाला पेन निकालकर क्रिश्चियन ने लकड़ी की मेज पर ही लिखना शुरू कर दिया और वह लिखते लिखते बोल रहा था, फोई ग्रास एपिक रेटिंग का बाजार मूल्य 620 सोना है। मैं आपको 1000 यूनिट के लिए 560 सोना यानी 560,000 सोने का भुगतान करूंगा। ब्लू स्पॉट फ्लावर डार्क गोल्ड रेटेड का बाजार मूल्य 96 सोना है। मैं आपको 3000 यूनिट के लिए 80 प्रति यूनिट का भुगतान करूंगा, जिसका बिल मूल्य 240,000 सोना होगा। वर्तमान में रेड स्पॉट फ्लावर का बाजार मूल्य लगभग 83.5 गोल्ड है और मैं आपको प्रति फूल 69 का भुगतान करूंगा। 3000 यूनिट के लिए ये 207,000 गोल्ड कॉइन बनता है। इससे कुल बिल का मूल्य 1,07,000 सोने का हो जाता है। जब उन्होंने ये रकम सुनी तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और मैक्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। 10 लाख सोने की रकम ब्रह्मांड की 99.9% आबादी को एक साथ कभी नहीं मिलेगी और यह ठीक वही रकम थी जिसकी उसे विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए जरूरत थी। प्रवेश के लिए आवश्यक 10 लाख सोने की रकम से केवल 7,000 सोने अधिक। इस सौदे में क्रिश्चियन का मुनाफा मार्जिन भी बहुत अधिक था। उसे कुल बिक्री मूल्य का 10% से अधिक हिस्सा मिल रहा था, जो सामान्य कमीशन से कहीं अधिक था। हालांकि इससे पहले कि मैक्स इस दर पर कोई आपत्ति उठा पाता, क्रिश्चियन ग्रे ने मैक्स को कीमतों के बारे में विस्तार से बताया। क्रिश्चियन ने कहा, मुझे पता है कि इस सौदे में मेरा लाभ मार्जिन अधिक है। मैं समझता हूं कि आप एक उच्च मूल्यवान ग्राहक हैं और मैं आमतौर पर अपने उच्च मूल्यवान ग्राहकों के साथ इस तरह से व्यापार नहीं करता हूं, लेकिन मुझे बस इस बार थोड़ी छूट दें। इस सौदे में मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों को रिश्वत देनी होगी और कमीशन का भुगतान करना होगा, इसीलिए मुझे अधिक छूट की आवश्यकता है। हालांकि अगर आप ये सौदा करते हैं तो आपको क्रिश्चियन ग्रे एक सहयोगी के रूप में मिलेगा। इसे दोस्ती की कीमत समझें। ये सुनकर मैक्स हिचकिचाया और कुछ देर सोचने के बाद उसने अनिच्छा से सिर हिलाकर सौदे पर अपनी सहमति जता दी। क्रिश्चियन ग्रे ने मुस्कुराते हुए अपने कर्मचारियों को सौदे को अंतिम रूप देने के लिए एक सार्वभौमिक रानी अनुबंध तैयार करने का इशारा किया और मैक्स की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं समझता हूं कि आप निजता को महत्व देते हैं, इसीलिए आपने मुखौटा पहना है। मैं ये भी समझता हूं कि आप चोरों के गिरोह से कोई चोर नहीं है, क्योंकि इस ग्रह पर उस संगठन में इतने बड़े पैमाने पर चोरी करने में सक्षम कोई चोर नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप चोरों में से किसी एक के शव से मुखौटा लूटने में भी सक्षम हैं और इसलिए एक दुर्जय योद्धा हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पहचान जानने की कोशिश नहीं करूंगा मेरे दोस्त, लेकिन अगर तुम मुझे अपना नाम बता दो, चाहे उपनाम ही क्यों न हो, तो भविष्य में सौदा करने वाले तुम ही होगे। ये जानने के लिए काफी होगा। मैक्स ने कुछ देर सोचा और उसे एहसास हुआ कि क्रिश्चियन के शब्द बिल्कुल सही थे, क्योंकि उसने अपने हाथों को कसकर हिलाते हुए कहा, मुझे रावण कहो। मैक्स ने अनुबंध की शर्तों और नियमों को अच्छी तरह से पढ़ा और बार बार पढ़ा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रयुक्त शब्दावली में कोई छिपी हुई खामी न हो। हालांकि कोई खामी न पाकर उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे सौदा आधिकारिक हो गया। क्रिश्चियन ग्रे ने सामान बेचने और पैसे जुटाने के लिए 3 दिन का समय मांगा था। हालांकि वह कानूनी रूप से अधिकतम 5 दिनों के भीतर 10,07,000 सार्वभौमिक सोने की पूरी राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य था। अब मैक्स के लिए केवल इंतजार का ही समय था। अगर कुछ बहुत गलत नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय में उसका प्रवेश लगभग पक्का हो चुका था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। इतिहास संबंधी नोट्स। रावण हिंदू पौराणिक कथाओं का एक लोकप्रिय पात्र है। वह लंका के पौराणिक राज्य का असुर राजा था और उसे कई दैवीय शक्तियों वाला सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। साथ ही वह एक महान विद्वान और खगोल भौतिक विज्ञानी भी था। शकुनी की तरह, हालांकि उनमें कई महान गुण थे, वे एक खलनायक थे और इतिहास के गलत पक्ष में खड़े थे। शकुनी की ही तरह मैं भी लेखक के रूप में उनके नाम को उस महान व्यक्तित्व की तरह गौरवान्वित करना चाहता हूं जो वे हैं। मैक्स के लिए प्रवेश शुल्क संबंधी मामलों को सुलझाना तो बस शुरुआत थी। प्रवेश की अंतिम तिथि महीने के अंत में थी और शुल्क संबंधी मामला लगभग सुलझ जाने के बावजूद मैक्स को अभी बहुत कुछ करना बाकी था। ओमेगा जैसे ट्यूटोरियल गेम के विपरीत, जहां खिलाड़ियों द्वारा लेवल 0 से गेम शुरू करने पर दुनिया काफी हद तक अनछुई होती थी, जिसके परिणामस्वरूप गेम की शुरुआत में कई ऐसे अवसर मिलते थे जो जीवन में एक बार ही आते हैं। सिग्मा लंबे समय से मौजूद है और इसके अधिकांश अनूठे, जीवन बदलने वाले अवसर खिलाड़ियों द्वारा वर्षों पहले ही हासिल कर लिए गए हैं। इसलिए जब किसी को ऐसा अवसर मिलता था तो ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होता था और अपनी किस्मत बदलने का एक सच्चा ईश्वरीय वरदान होता था।
मैक्स की पिछली जिंदगी की यादों के अनुसार ऐसा ही एक अवसर आज ब्लैक लेक सिटी में मिलने वाला था और मैक्स इसका भरपूर फायदा उठाना चाहता था। ब्लैक लेक सिटी के मेयर जीवन की देवी बेनियोग्रे के अहिंसक गुट से संबंधित एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही ढीले कानूनों के साथ ब्लैक लेक सिटी पर शासन करते थे। इसके बावजूद मेयर पिशाच जाति के लोगों के प्रति बहुत कठोर था, क्योंकि उसके मन में उनके प्रति लंबे समय से पूर्वाग्रह था, क्योंकि कई साल पहले एक पिशाच ने भोजन के लिए उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी। चूंकि सिग्मा एक ऐसी स्वतंत्र दुनिया थी जहां सभी नस्लों के लोग प्रवेश कर सकते थे, इसलिए पिशाच ब्लैक लेक सिटी की सड़कों पर घूमते थे। हालांकि पुलिस बल अक्सर उन्हें परेशान करता था और उन अपराधों के लिए उनसे पूछताछ करता था जो उन्होंने कभी किए ही नहीं थे। इससे वैम्पायरों में मेयर के प्रति असंतोष बढ़ता गया और आज ही के दिन सदी की एक महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली थी, जब वैम्पायरों का एक छोटा समूह मेयर के घर पर हमला करके उसकी बेटी की हत्या करने वाला था। अपने पिछले जीवन में हमले के दौरान बीच में ही आग लग गई और पास में मनी नाम का एक राहगीर, जो एक उच्च स्तरीय खिलाड़ी था, ये देखने के लिए घर के अंदर भागा कि क्या किसी को मदद की जरूरत है, और ठीक समय पर पहुंचकर मेयर को निश्चित मौत से बचा लिया। मेयर के बच जाने और उसकी बेटी की मौत के बाद मेयर गुस्से में भड़क उठा और उसने दोषियों के संहार का आदेश दिया और उनके सिर पर इनाम घोषित कर दिया। हालांकि 2 दिन बाद जब ये खबर आई कि अपराधियों को भाड़े के सैनिकों ने मार डाला है, तो देवी बेनियोग्रे के अहिंसावादी अनुयायी ने आत्मदोष के कारण आत्महत्या कर ली, लेकिन उसने पासमी मनी नामक खिलाड़ी को, जिसने उसकी जान बचाई थी, शहर का नया मेयर नामित कर दिया। इस तरह एक प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी ने ब्लैक लेक सिटी जैसे एक महत्वपूर्ण अड्डे की बागडोर संभाली और परिणामस्वरूप काफी राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव प्राप्त किया। ये सचमुच एक अप्रत्याशित घटना थी और कई लोग पासमेमनी की इस अच्छी किस्मत से ईर्ष्या कर रहे थे। हालांकि अगर मैक्स की बात मानी जाए तो इस बार यह किस्मत उसी की होगी। मेयर का घर शहर के पोश इलाके में था। ये स्पष्ट रूप से धनी लोगों की बस्ती थी, क्योंकि पुलिस गश्त काफी घनी दिखाई दे रही थी, सड़कें काफी चौड़ी हो गई थी और शहर की सामान्य असहनीय भीड़भाड़ काफी कम हो गई थी। मेयर के घर के गेट के बाहर अभी भी 7 प्रथम श्रेणी के गार्ड तैनात थे और 9 अन्य गार्ड दीवारों के अंदर बगीचे में गश्त कर रहे थे, जो हवेली की ओर नापाक इरादों से देखने वाले सभी लोगों को एक स्पष्ट चेतावनी थी कि वे फिर कभी अवैध रूप से उस स्थान में प्रवेश करने के बारे में न सोचें। मैक्स मुस्कुराया। जैसे ही हमला शुरू होगा, ये सभी गार्ड अपनी ड्यूटी छोड़कर हवेली में घुस जाएंगे, जिससे मैक्स को मुख्य द्वार से ही अंदर जाने का मौका मिल जाएगा। आराम से चलते हुए मैक्स हीरो बनने के लिए उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच पिशाचों का क्या हुआ? कल स्थानीय अधिकारियों ने 7 पिशाचों को हिरासत में लिया और पुलिस पूछताछ के दौरान उन अपराधों के लिए उनकी बेरहमी से पिटाई की जो उन्होंने नहीं किए थे। भाई जॉनसन की आज अस्पताल में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। आज हम भाई जॉनसन के लिए हड़ताल पर हैं। आज हम बदला लेने के लिए हड़ताल पर हैं और आज हम न्याय के लिए हड़ताल पर हैं। इस शहर में मेयर ने पिशाचों को बहुत लंबे समय तक अपमानित और उत्पीड़ित किया है। अब उसे इसका हिसाब चुकाना होगा। एक सशक्त स्त्री की आवाज सुनाई दी। उसकी लाल आंखों से जानलेवा इरादा झलक रहा था। ये स्पष्ट था कि वे खून की प्यासी थी। वह दस्ते की नेता और अपने आसपास के सभी पिशाचों में सबसे ताकतवर प्रतीत होती थी, क्योंकि वह एक स्वाभाविक करिश्मा के साथ खड़ी थी जो आमतौर पर केवल कुलीनों में ही पाया जाता है। हम ठीक उसी समय हमला करते हैं जब सूरज का तापमान 75 डिग्री तक पहुंच जाता है और गार्डों की शिफ्ट बदल जाती है। यह मात्र 5 मिनट का छोटा सा समय है और हमारे सूत्रों का कहना है कि मेयर अपनी बेटी के आगामी 10वें जन्मदिन समारोह की तैयारियों में मदद करने के लिए पूरे दिन इमारत के अंदर रहेंगी। ये बिल्कुल सही मौका है। हम अंदर जाते हैं, हम गार्डों को हटाते हैं, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि मेयर उन लाल आंखों में गहराई से देखे जिनसे वह इतनी नफरत करता है, और तभी हम उसके दिल में खंजर घोंप देते हैं। कोई प्रश्न नहीं राजकुमारी असिवा, कोई सवाल नहीं, अधीनस्थों ने एक साथ जवाब दिया। हवेली के बाहर मैक्स आग और अफरा तफरी शुरू होने का इंतजार कर रहा था और हवेली के 3 चक्कर लगाने के बाद मैक्स को आखिरकार सैनिकों के घबराने और धातु के धातु से टकराने की आवाज सुनाई दी, जिससे पता चला कि लड़ाई आखिरकार शुरू हो गई थी। मैक्स ने एक चमकदार मुस्कान बिखेरी और तुरंत हवेली के करीब जाकर खड़ा हो गया। आग लगने का पहला संकेत मिलते ही अंदर दौड़ने के लिए तैयार था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, नसों में एड्रेनालाइन दौड़ने लगा। उसे इस समय पूरी तरह से जीवंत महसूस हो रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसका सौंपा गया मिशन सुचारू रूप से पूरा हो गया तो वह आम आदमी की कल्पना से कहीं अधिक बड़ा लाभ प्राप्त करेगा।
मैक्स को पुनर्जन्म के ज्ञान का उपयोग करने का रोमांच महसूस होने लगा था और यह एक व्यसनकारी अनुभव था। एक एक करके पहरेदार हवेली के अंदर वापस भाग गए। अंततः द्वार के बाहर खड़े लोग भी हमलावरों के खिलाफ अन्य सैनिकों की मदद करने के लिए अंदर दौड़ पड़े और इस प्रकार द्वार को बिना पहरे के छोड़ दिया गया। मैक्स ने बिना पहरे वाले गेट की तरफ देखा और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा उसने उम्मीद की थी। मैक्स आग लगने के संकेतों का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि खिलाड़ी पासमेमनी लड़ाई के शोर से परेशान होकर हवेली की ओर भाग रहा है। मैक्स ने शहर के पूर्व महापौर की ओर देखा और उसे चिढ़ महसूस हुई। इस बार मौका मेरा है, कमीनी, मैक्स ने सोचा, क्योंकि उसके दिमाग में एक कुटिल विचार घर कर रहा था। चुपचाप एक अग्निगोला फेंकते हुए मैक्स ने पासमेमनी के पैर के पास फर्श को निशाना बनाया ताकि सिस्टम उसे सुरक्षित क्षेत्र के भीतर हमलावर न समझे। यह हमला पासमेमनी की नजर से बच गया जो अंदर चल रही लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जिसके कारण उसके साधारण पर्दे में आग लग गई। आहा हा हा, मैक्स ने पासमेमनी के कपड़ों की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, जबकि खिलाड़ी खुद चौंक गया और आग बुझाने की कोशिश में बेतहाशा भागने लगा। मैक्स ने उसे बंदर की तरह इधर उधर भागते देखा और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। ठीक उसी समय हवेली के अंदर लगी आग भी स्पष्ट रूप से भड़कने लगी और इमारत के पूर्वी छोर से काला धुआं उठने लगा। मैक्स ने फाटकों से दरवाजा खोला और सीधे आग की ओर दौड़ने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह रोमांच के पूरे जोश को महसूस कर रहा था। दादाजी ड्रैक्स, क्या इतनी भीषण आग से मुझे चोट लगेगी? मैक्स ने ड्रैक्स से पूछा कि क्या अग्नि अस्त्र द्वारा प्राप्त उसकी अग्नि प्रतिरक्षा इतनी तीव्र आग पर भी लागू होती है या नहीं, और उसे बहुत ही आश्वस्त करने वाला उत्तर मिला कि ऐसी आग उसे खरोंच तक नहीं सकती। अग्निरोधक क्षमता के बल पर मैक्स बेपरवाही से जलती हुई इमारत से बाहर निकल गया। मानो वर्षों से आग से डरने के लिए प्रशिक्षित उसका दिमाग उसे बता रहा हो कि यह एक मूर्खतापूर्ण विचार है। जब आग की गर्मी से उसके कपड़े भी नहीं जले तो मैक्स को राहत मिली और उसने अपने दिमाग की चेतावनी को अनसुना कर दिया। मेयर के सबसे ऊपरी मंजिल के कमरे की ओर जाते समय मैक्स ने कई सैनिकों को दर्द से चीखते हुए देखा क्योंकि वे अपने शरीर पर लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मैक्स किसी की मदद करने के लिए नहीं रुका। 2 सैनिक तो ऐसे भी थे जिन्होंने उसे दुश्मन समझकर मैक्स को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन मैक्स तो गोलियों की बौछार के बीच से बिना किसी नुकसान के दौड़ सकता था, जबकि सैनिक ऐसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें उसका पीछा करना छोड़ना पड़ा। मैक्स को सबसे ऊपरी कमरे तक पहुंचने में पूरे 5 मिनट लगे और इस पूरे रास्ते में उसे एक भी सैनिक से लड़ना नहीं पड़ा। हालांकि मेयर के कमरे में घुसते ही मैक्स लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था और मेयर की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले किसी भी पिशाच को मारने के लिए बेताब था। मैक्स की योजना सरल थी। चरण 1, जब तक हाथापाई करने वाले पिशाच मर न जाएं, तब तक लगातार आग के गोले दागते रहें। चरण 2, मेयर और हमलावरों के बीच एक फायरवॉल बनाएं और उन्हें आश्वस्त करें कि वे उन्हें बचाने के लिए यहाँ हैं। चरण 3, फायर ब्लास्ट का उपयोग करके बॉस वैम्पायर को मार गिराएं और दिन बचाने वाले हीरो बने। मैक्स की नसों में एड्रेनालाइन का प्रवाह इतना तीव्र था कि मेयर के कमरे में प्रवेश करते ही वह तुरंत खतरे के संकेतों की तलाश करने लगा। हालांकि उसने जो देखा उससे उसका उग्र रक्त एक ही पल में जम गया। एक 10-11 साल की छोटी बच्ची का पेट चीरकर उसकी आंख में खंजर घोंप दिया गया था, जबकि उसका चेहरा खून से लथपथ और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। उस छोटी लड़की के आसपास लगभग 7 पिशाच मृत पड़े थे। उनके शरीर सूखे किशमिश की तरह सिकुड़ गए थे और उनके मृत शरीरों के आसपास बेहद दुर्गंध आ रही थी। पूरे कमरे में खून बिखरा हुआ था और यह किसी हॉरर फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा था। हालांकि यह कहीं अधिक भयावह और डरावना था, जिसे देखकर अधिकांश वयस्क पुरुषों का पेट घृणा से भर जाता। मैक्स, सावधान रहो, इन पिशाचों को निश्चित काले जादू से मारा जाता है, दादा ड्रैक्स ने कहा। वह जादू के इस शापित रूप को अच्छी तरह जानते थे और इससे उन्हें बेहद घृणा होती थी। इसी क्षण मैक्स शांत हुआ और उसने शांत मन से अपने आसपास की स्थिति का आकलन किया, कमरे को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा और बाथरूम की ओर जाते हुए खून से सने पैरों के निशान पाए। मैक्स सावधानीपूर्वक कदमों की आहट का पीछा करते हुए बाथरूम के अंदर गया, जहां उसने देखा कि मेयर अपने ही खून के कुंड में बैठा है और एक महिला पिशाच ने अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ा रखे हैं। जैसे ही महिला पिशाच ने मैक्स को कमरे में प्रवेश करते देखा, उसने तुरंत अपने शिकार का खून चूसना बंद कर दिया और मैक्स पर अपने नुकीले दांत दिखा दिए। ये वह क्षण होना चाहिए था जब मैक्स को अपने अग्निगोले का उपयोग करके पिशाच को राख में बदल देना था और मेयर की जान बचानी थी। हालांकि इसके बजाय मैक्स को जीवन भर का सबसे बड़ा झटका लगा।
खूनी लाल आंखों से सीधे उसकी ओर घूर रहा पिशाच वही था जिसे हजरियल ने अपने दर्शन में उसे बचाने के लिए कहा था। उसकी आंखें उसी विशिष्ट एम्बर रंग की थी। उसके बाल भी उसी गहरे भूरे रंग के थे। उसकी त्वचा सुंदर और गोरी थी और उसके व्यक्तित्व में एक खतरनाक और अडिग आभा थी। धत तेरे की, 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 मैक्स ने मन ही मन सोचा जब असिवा ने उसके मुखौटे के आर पार सीधे उसकी आंखों में देखा। लगभग बेहोश पड़े मेयर ने मैक्स की ओर लगभग सुनाई न देने वाली धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे बचाओ। उनकी मरती हुई काली आंखें एक चमकदार आशा के साथ मैक्स की ओर देख रही थी। मैक्स को ऐसा लग रहा था मानो दुनिया उसके पैरों तले घूम रही हो। वह एक असंभव स्थिति में फंसा हुआ था और उसे एक असंभव फैसला लेना था, लेकिन अपने उद्धारकर्ता हजरियल पर पूरा भरोसा रखते हुए मैक्स ने सहज रूप से एक विकल्प चुना। मैक्स ने मेयर की ओर आग का गोला फेंककर उस बेचारे बूढ़े को मार डाला। मरने के बाद भी उसकी हैरान आंखें मैक्स को घूर रही थी। सिस्टम सूचना, आपने ब्लैक लेक सिटी के मेयर की हत्या एक सुरक्षित क्षेत्र के अंदर कर दी है। अब आपको हत्यारा घोषित किया जाएगा और अगले 72 घंटों तक सिग्मा के सभी सुरक्षित क्षेत्रों में आपकी निरंतर खोज की जाएगी। क्योंकि आप लाइट फैक्शन से संबंधित हैं, इसलिए इस किल के लिए कोई एक्सपी नहीं दिया जाता है। अगले 72 घंटों के भीतर मारे जाने पर सभी गैर बाध्यकारी वस्तुएं गिर जाएंगी। अगले 72 घंटों के भीतर मृत्यु होने पर दंड को 3 गुना कर दिया जाएगा। सिस्टम टिप्पणी, विधिवत बुराई, बल्कि बुराई, बुराई, बुराई। असिवा अपने सामने खड़े उस अजीब से इंसान को देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके बारे में क्या सोचे। वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से महापौर के कर्मचारियों में से नहीं था। उसने आम लोगों के वस्त्र पहने थे और चोरों के अड्डे का मुखौटा लगाया हुआ था। शायद वह कोई मामूली चोर था, लेकिन किसी मामूली चोर को अग्नि गोला चलाने की उतनी महारत हासिल नहीं थी जितनी उसे थी, और न ही किसी मामूली चोर में महापौर को मारने का इतना साहस था जितना उसने किया। तो अब सवाल यह था कि वह कौन था और वह क्या चाहता था। असिवा को उस समय अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा जब उसने हवेली पर हमला किया और उसे पता चला कि बेनी ओग्रे का अनुसरण करने वाला अहिंसक मेयर वास्तव में एक शैतान से बात करने वाला व्यक्ति था। उनकी बेटी कम उम्र में ही काला जादू सीख रही थी और मेयर द्वारा पिशाचों का शिकार करने का कारण कोई पारिवारिक दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वह अपनी बेटी के काले जादू के लिए उनका शक्तिशाली रक्त चाहता था। शुरू में असिफ का इरादा मेयर की बेटी को उस तरह मारने का नहीं था जैसा उसने किया था। हालांकि जब सच्चाई सामने आई तो उसे अपनी और अपने अधीनस्थों की जान की कीमत पर भी लड़ाई जारी रखनी पड़ी। वह एक राजकुमारी थी और उससे ऐसी खतरनाक जिंदगी जीने की उम्मीद नहीं की जाती थी। फिर भी उसने चुपके से इस मिशन को अंजाम दिया जब उसके कबीले के एक सदस्य ने दरबार में उसके पिता से पिशाचों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के बारे में शिकायत की। उसके पिता पहले मामले की जांच करना चाहते थे और फिर कार्रवाई करने से पहले परिषद से परामर्श लेना चाहते थे। हालांकि असिवा तत्काल न्याय चाहती थी, इसलिए उसने हत्या की योजना बनाई और अपने दल का गठन खुद ही किया, जबकि उसने अपने पिता को अपने इरादों की भनक तक नहीं लगने दी। अपनी युवावस्था और जोशीले स्वभाव के कारण उसने बिना ज्यादा सोचे समझे इस जोखिम भरे अभियान को अंजाम दिया और अब वह दुश्मन के इलाके के बीचों बीच फंसी हुई थी, जहां से जिंदा निकलने की उम्मीद बहुत कम थी। वह अपने दल को मौत के मुंह में ले गई थी और खुद भी बुरी तरह घायल हो गई थी। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? असिवा ने मैक्स से पूछा। उसकी आवाज कर्कश थी और होंठ कांप रहे थे। एक दोस्त जो तुम्हें भागने में मदद करने आया है, मैक्स ने कहा। उसके अपने हाथ भी डर से कांप रहे थे। असिवा बेहद खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन खून से लथपथ, नुकीले दांतों वाली और सिर से पैर तक खून से सनी हुई औरतों को देखकर मैक्स को यौन आकर्षण महसूस नहीं हुआ, बल्कि ये काफी डरावना लगा। मेरा कोई मानवीय मित्र नहीं है, असिवा ने कहा। अब उसे मैक्स के इरादों पर संदेह हो रहा था और उसने एक बार फिर अपने खंजर निकाल लिए। दर्द के स्पष्ट संकेतों के बावजूद लड़ते हुए उसने लड़ने की मुद्रा अपना ली। असिवा बुरी तरह घायल और बुरी तरह पिट चुकी थी और लड़ने की हालत में नहीं थी। फिर भी अपने अटूट साहस के कारण वह अभी भी खड़ी थी और अपने दुश्मनों के सामने कमजोरी नहीं दिखा रही थी। मैक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वह उस महिला को अपनी बेगुनाही कैसे समझाए। वह ये नहीं कह सकता था कि किसी दिव्य देवदूत ने उसे बचाने के लिए कहा है और उससे यह उम्मीद करे कि वह उस पर विश्वास करेगी, लेकिन कहने के लिए कुछ बेहतर न होने के कारण उसने वही किया। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन एक दिव्य देवदूत ने मुझे दर्शन में आकर आपको बचाने के लिए कहा था। मैं शुरू में मेयर को मारने नहीं आया था, लेकिन क्योंकि आप ही उसे मारने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। मैक्स ने अपने हाथ हवा में लहराते हुए कहा।
और असिवा को यकीन दिलाया कि वह निर्दोष है, इस उम्मीद में कि सच्चाई उसका दिल पिघला देगी। दुर्भाग्य से मैक्स किसी काल्पनिक दुनिया में नहीं बल्कि वास्तविकता में जी रहा था, और वास्तविकता में उसकी कहानी पूरी तरह से झूठी लग रही थी। इसलिए असिव ने मौका मिलते ही 2 खंजर उसकी छाती में घूंप दिए। बेवकूफ, दादा ड्रैक्स ने आह भरी। धिक्कार है, मैक्स ने गुस्से में कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। -35 HP। सिस्टम सूचना, आपका HP 0 हो गया है, आप मर चुके हैं। सुरक्षित क्षेत्र के अंदर पिशाच जाति के खिलाड़ी असिवा द्वारा आपकी हत्या कर दी गई है। स्थानीय अधिकारी आपकी मृत्यु की जांच करेंगे। गलती, आप एक वांछित अपराधी हैं और आपकी मृत्यु की जांच स्थानीय अधिकारियों द्वारा नहीं की जाएगी। आप अगले 72 घंटों तक मॉर्निंगस्टार ग्रह में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मृत्यु होने पर सभी गैर बंधित वस्तुएं गिर जाती हैं। आपने डेन ऑफ थीव्स मास्क नामक वस्तु खो दी है। आपके अनुभव में 300% की कटौती होगी और परिणामस्वरूप आपका स्तर 5 से घटकर 3 हो जाएगा। अपने ग्रह युद्ध क्षेत्र #H 2047 यानी पृथ्वी ग्रह पर लौटता हुआ खिलाड़ी। सिस्टम टिप्पणी, युद्ध की गर्मी में हाथ ऊपर उठाना। आपकी नासमझी मुझे लगातार चकित करती रहती है। असिवा ने गिरे हुए मुखौटे और कपड़ों को देखा और उसे एक प्रेरणा मिली। उसने अपने बाल छोटे छोटे काट लिए और चोर के वेश धारण कर लिए, फिर मुखौटा पहनकर जलती हुई इमारत से भागने की कोशिश की। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच पृथ्वी, मैंने अपने अनगिनत वर्षों के जीवन में कई मूर्ख देखे हैं, लेकिन तुम्हारी मूर्खता मेरे लिए बेहद चौंकाने वाली है। दादा ड्रैक्स ने मैक्स के फैसलों पर बेहद नाराजगी जताते हुए कहा। मैक्स अपने बिस्तर के किनारे पर बैठा था, अपना सिर अपने हाथों में छिपाए हुए। अपनी ही नासमझी पर उसके दिल में गुस्सा उमड़ रहा था। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? मैक्स ने खुद से पूछा। बिल्कुल, कैसे? दादा ड्रैक्स ने भी यही सवाल पूछा, जिससे मैक्स का मनोबल और भी बुरी तरह गिर गया। फिर कभी नहीं दादाजी, फिर कभी नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैक्स ने दृढ़ विश्वास से भरी आवाज में कहा। मैक्स नासमझ था, भोला था, और उसने उन परिस्थितियों में अपनी अंतरात्मा के अनुसार सबसे अच्छा विकल्प चुना था। हालांकि यह स्पष्ट था कि वह सिग्मा के लिए बहुत अनुभवहीन था। ड्रैक्स को शुरू से ही पता था कि मैक्स दिल से बहुत सीधा साधा है और जब मुश्किल समय आता है तो वह नर्म और नैतिक रास्ते चुनता है। हालांकि ऐसे विकल्प चुनने का मतलब था दुश्मनों को पलटवार करने का मौका देना, जिसे ज्यादातर दुश्मन तुरंत भुना लेते। मैक्स को ब्रह्मांड में अराजकता फैलाने में सक्षम एक क्रूर योद्धा बनने के लिए बहुत कुछ सीखना था। हालांकि लड़के में कई कमियां थी, फिर भी दादा ड्रैक्स को उसकी गलतियों से सीखने और उन्हें अपने भीतर आत्मसात करने का रवैया पसंद आया, ताकि वे दोहराई न जाएं। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, हालांकि गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें कभी न दोहराना पूर्णता की ओर बढ़ने का एक अच्छा तरीका है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। एएन, कृपया मैक्स और इस किताब के साथ धैर्य रखें, ये चरित्र विकास पर आधारित है। अपडेट किए गए सांख्यिकी पैनल के लिए लेखक के नोट्स देखें। बोनस अध्याय अब अनलॉक हो गए हैं, इन्हें इस सप्ताह कैसे प्राप्त करें, यहाँ बताया गया है। लेखक के नोट्स देखें। महामहिम, मेरी सेनापति, हत्या का आदेश जारी किया गया है। यह आपके ग्रह का एक व्यक्ति है, कृपया इस पर गौर करें। एक भाड़े के सैनिक ने सफेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति को सूचना दी। उस बूढ़े व्यक्ति ने रिपोर्ट देखी और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था मानो वह इस स्थिति पर गर्व और क्रोध दोनों महसूस कर रहा हो। खेल की शुरुआत में ही मेयर की हत्या कर देना बुरा नहीं, मेरे शिष्य के लिए एक सराहनीय उपलब्धि। लेकिन काम में कितनी लापरवाही हुई कि हिट मारकर जारी हो गया। बूढ़ा आदमी कमरे में इधर उधर घूमते हुए खुद से बुदबुदाया। तकनीकी रूप से वह कमरे में अकेला नहीं था, वह इस समय आकाशगंगा के नंबर 1 भाड़े के सैनिकों के संग रेड हैंड भाड़े के सैनिकों के समूह के मुख्यालय के अंदर खड़ा था। ब्रह्मांड के कुछ सबसे प्रतिष्ठित भाड़े के सैनिकों के बीच फिर भी हर किसी ने इस बूढ़े व्यक्ति के सामने अपना सिर झुका रखा था, जिसने निम्न स्तर के चौथे दर्जे पर होने के बावजूद महज 1 महीने में ऐसे कारनामे कर दिखाए थे जो अधिकांश देवता 1 दशक में भी हासिल नहीं कर पाते। भाड़े के सैनिकों के संग में तहलका मचाते हुए इस व्यक्ति को महज 1 महीने और 3 छोटे मिशन पूरे करने के बाद F रैंक के भाड़े के सैनिक से S रैंक में पदोन्नत कर दिया गया और अब उसका नाम ही आकाशगंगा में भय का कारण बनता था। एक उच्च स्तरीय शक्तिशाली योद्धा हकलाते हुए बूढ़े व्यक्ति से पूछा, महोदय क्षमा कीजिए। जी हाँ,
बेटा, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, क्या आप उस हिट मार्कर के लक्ष्य को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? यह एक अच्छा मिशन है और यदि संभव हो तो मैं इसे अपने बेटे को सौंपना चाहता हूँ। 5वें स्तर के अधिकारी ने पसीना पोंछते हुए पूछा। हाँ, वह बच्चा मेरा भतीजा, मेरा शिष्य और मेरा लाडला है। भाड़े के सैनिकों का संघ अगले 72 घंटों तक उसकी रक्षा करेगा, कोई भी उसके शरीर के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बूढ़े ने अपना फैसला सुनाया। लेकिन यह एक अच्छा मिशन है। हम इस तरह आसानी से मिलने वाले पैसे को यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। हमें। 5वें स्तर के व्यक्ति ने विरोध किया, लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में क्रूरता की चमक देखकर वह बीच वाक्य में ही रुक गया। बूढ़ा आदमी 5वें दर्जे के व्यक्ति के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों में गहराई से घूरते हुए अपनी पैंट के ऊपर से अपने गुप्तांग को सहलाने लगा। 5वें दर्जे के उस व्यक्ति ने डर के मारे घूंट भरी। उसने कुख्यात बॉल बस्टर के बारे में अफवाहें सुनी थी, वह खुद इसका अनुभव करने के लिए उत्सुक नहीं था। एक और शब्द बोला तो तुम और लड़के पैदा करने की क्षमता खो दोगी। पूरे कमरे ने एक साथ ठंडी सांस ली। अफवाहें सच लग रही थी। वह बूढ़ा आदमी वही कुख्यात गुंडा था जिसने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा था। मामला सुलझ जाने के बाद उस 5वें दर्जे के व्यक्ति की एक और शब्द बोलने की हिम्मत ही खत्म हो गई। रेड हैंड समूह को पृथ्वी पर एक अज्ञात व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करनी थी। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच मैक्स ने पृथ्वी पर अगले 3 दिन यह विचार करने में बिताए कि उससे कहाँ गलती हुई और किन क्षेत्रों में उसे सुधार करने की आवश्यकता है। उसने अपने अग्नि मंत्रों का थोड़ा अभ्यास किया ताकि वह मंत्रों और युद्ध में उनकी शक्ति से अधिक परिचित हो सके, और उसने ये जांचने के लिए कुछ तलवारबाजी का भी अभ्यास किया कि क्या उसमें युद्ध कौशल की कमी तो नहीं है। अपने पिछले जीवन में मैक्स एक कुशल तलवारबाज था, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा खोने के बाद उसने तलवारबाजी का अभ्यास करना बंद कर दिया और एक आलसी कार्यालय कर्मचारी बन गया। दरअसल मैक्स में तलवारबाजी का काफी अभ्यास कम हो गया था। कई वर्षों तक अभ्यास न करने के कारण उसका कौशल शुरुआती स्तर से भी नीचे गिर गया था। हालांकि मैक्स ने इसे बहुत जल्दी सीख लिया, क्योंकि कुछ घंटों के अभ्यास के बाद ही तलवार चलाने में उसकी दक्षता में काफी सुधार हो गया। अच्छी बात यह थी कि उसके पास उसे सिखाने के लिए ड्रैक्स था, क्योंकि एआई न केवल मंत्रों और युद्ध कला में जानकार था, बल्कि शारीरिक मुद्रा और रूप का भी एक अच्छा प्रशिक्षक था, क्योंकि वह मैक्स द्वारा की गई कई बुनियादी गलतियों को सुधारने में सक्षम था। ड्रैक्स न केवल मैक्स के दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझता था, बल्कि मैक्स के साथ दिमाग साझा करने के कारण वह जरूरत पड़ने पर मैक्स की सोच को भी सुधार सकता था, जो कि अधिकांश प्रशिक्षकों के लिए संभव नहीं था। जिन 72 घंटों के दौरान मैक्स को सिग्मा में लॉग इन करने की अनुमति नहीं थी, उसने अपनी रणनीति बदल ली और लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। अगली बार जब वह सिग्मा में लॉग इन करेगा, तो वह सतर्क मानसिकता और बढ़त के साथ खेल में उतरेगा। मैक्स अपने जीवन पर हुए 153 हत्या के प्रयासों से पूरी तरह अनजान था, क्योंकि भाड़े के सैनिकों के संग में मौजूद बूढ़े व्यक्ति ने न केवल लड़के की रक्षा की, बल्कि उसने मैक्स को मारने का ठेका लेने वाले सभी लोगों के लिए क्रूर मौत भी सुनिश्चित की। दूसरे दिन के अंत तक ये बात फैल गई कि मैक्स अछूत है और उसे गुप्त शक्तियों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। यही कारण है कि तीसरे दिन उसकी जान लेने के केवल 7 प्रयास किए गए। 72 घंटे की अवधि समाप्त होने पर मैक्स को सिग्मा में फिर से प्रवेश करने की अनुमति मिल गई और उसका हिट ऑर्डर भी रद्द कर दिया गया। साथ ही स्थानीय अधिकारियों को उसकी लाइव लोकेशन की जानकारी भी नहीं भेजी जा रही थी। इसका मतलब यह था कि मैक्स ने बिना ये जाने कि वह खतरे में है, सफलतापूर्वक एक बड़ी मुसीबत से खुद को बचा लिया था। अगर पृथ्वी जैसे आत्मा बाधा रहित युद्ध क्षेत्र में कोई हत्यारा मैक्स तक पहुंचने में कामयाब हो जाता, तो उसकी मृत्यु स्थायी होती और सचमुच गेम ओवर का संकेत देती। सिग्मा के अंदर वापस मैक्स 3 दिन बाद सिग्मा लौट आया और क्रिश्चियन ग्रे से अपने पैसे वापस लेने के लिए तैयार था। विश्वविद्यालय में सेमेस्टर शुरू होने में केवल कुछ ही दिन बचे थे और मैक्स आखिरी दिन तक दाखिला लेने का इंतजार नहीं करना चाहता था। क्रिश्चियन ग्रे ने उसके लिए 10,07,000 सोने के सिक्के जुटाने का वादा किया था, और चूंकि 10 लाख उस वर्ष की ट्यूशन फीस थी, इसलिए मैक्स के पास केवल 7,000 सोने के सिक्के ही आवश्यक चीजों के लिए बचे थे। मैक्स को अच्छे कपड़े, कवच और हथियार चाहिए थे, और साथ ही लंच के लिए भी कुछ पैसे बचाने थे। हालांकि मैक्स दिमागी तौर पर एक वयस्क था, जिसे विश्वविद्यालय में दिखावे की ज्यादा परवाह नहीं थी, फिर भी वह नहीं चाहता था कि उसे गरीब बच्चा कहा जाए और पहले दिन से ही वहां अलग थलग कर दिया जाए। हालांकि ये सभी योजनाएं बाद की चिंताएं थी, क्योंकि फिलहाल उन्हें भुगतान मिलने का इंतजार करना था।
मैक्स ने गुमनाम मैसेजिंग फोरम में लॉग इन किया और देखा कि क्या क्रिश्चियन ग्रे ने उसे मैसेज किया है, और ये देखकर उसे बेहद राहत मिली कि क्रिश्चियन ने सचमुच उसे मैसेज किया था। काम हो गया, कृपया भुगतान भेजने का तरीका और स्थान बताएं। वह संदेश आते देख मैक्स ने राहत की एक लंबी सांस ली और तुरंत ही वह ये सोचने लगा कि भुगतान कहां और कैसे प्राप्त किया जाए। वह तकनीकी रूप से गुमनाम मैसेजिंग ऐप के माध्यम से मनी ऑर्डर का अनुरोध कर सकता था। हालांकि ऐप 0.1% लेनदेन शुल्क लेता, जो इस समय मैक्स को स्वीकार्य नहीं था। क्रिश्चियन की मूर्खतापूर्ण मृत्यु के कारण चोरों के गिरोह का उसका मुखौटा उतर गया, जिसके बाद वह उससे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सका। इससे मैक्स के पास केवल एक ही विकल्प बचा था, और वह था एक बैंक खाता खोलना और एथन से उस खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहना। इस तरह मैक्स न केवल खाते में मौजूद पैसे पर ब्याज कमा सकता था, बल्कि वह लेनदेन शुल्क देने से भी बच सकता था और जरूरत पड़ने पर पैसे निकालने के लिए बैंक से डेबिट कार्ड जारी करवा सकता था। इस बारे में सोचते हुए मैक्स सीधे ब्लैक लेक सिटी में स्थित 7 गैलेक्सीज बैंक के कार्यालय में गया, इस उम्मीद में कि वह एक बैंक खाता खोलेगा। बैंक जाते समय मैक्स को आखिरकार मेयर की मौत के नतीजों का एहसास होने लगा, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद शहर में सचमुच अराजकता का माहौल था। पुलिस राहगीरों की बेतरतीब तलाशी ले रही थी और मैक्स ने कैदियों से भरी गाड़ियां देखी जिनमें चोरों के गिरोह के सदस्य भरे हुए थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैक्स ने संगठन के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। मैक्स ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसे अपनी वजह से पैदा हुई स्थिति पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए, क्योंकि जहां एक तरफ चोरों के गिरोह के निर्दोष सदस्यों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, वहीं मैक्स बेफिक्र होकर पुलिस की गश्त के बीच से निकलकर एक आम नागरिक की तरह बैंक में घुस गया। मैक्स सोच रहा था कि जिस पिशाच असिवा को बचाने का दायित्व उस पर था, वह हवेली से जिंदा बच निकला या नहीं। हालांकि इसका पता लगाने का कोई तरीका न होने के कारण दादा ड्रैक्स ने मैक्स को सलाह दी कि वह इस बात को दिल पर न ले और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करे। 7 गैलेक्सीज बैंक बिल्कुल वैसा ही था जैसा हैरी पॉटर फिल्मों में जादुई दुनिया के बैंकों को दर्शाया गया था। यह एक विशाल इमारत थी जिसकी बाहरी दीवारें बेहतरीन कपड़ों से बनी थीं और सुरक्षा के तौर पर बाहर बलवान ऑर्क्स तैनात थे। इमारत के अंदर विशेष सूट और चश्मे पहने हजारों सुसंस्कृत जिन्नों का एक कार्यरत दल था, जो सोने, चांदी और कांसे के एक एक पैसे की गिनती कर रहे थे। वहां एक ऋण विभाग, एक जमा निकासी विभाग, एक तिजोरी विभाग, एक स्वागत कक्ष और एक नया खाता खोलने का विभाग था। मैक्स नए खाते खोलने वाले विभाग की ओर बढ़ा और उसने तुरंत देखा कि उसका एक सबसे बड़ा दुश्मन उससे आगे लाइन में खड़ा है, क्योंकि उसने भी मैक्स को तुरंत पहचान लिया था। वाह वाह, धरती का सुनहरा लड़का साक्षात सामने, कितना रोमांचक। बेनेडिक्ट डेविनोरम ने मैक्स की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बेनेडिक्ट डेविनोरम वही निकम्मा लड़का था जिसे मैक्स के पिछले जन्म में सोफी ने बहकाया था। वह वही लड़का था जिसे सार्वभौमिक रानी ने एक ग्रेड दिया था और जो नई पीढ़ी का पृथ्वी का सबसे महान योद्धा बनने की राह पर था। ये पद शुरू में मैक्स को मिलने की उम्मीद थी। फिलहाल मैक्स अभी भी पृथ्वी का होनहार लड़का था, पृथ्वी के रक्षक रुद्र राजपूत का छोटा भाई और एक होनहार प्रतिभा जिससे मानवता को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने की उम्मीद थी। मैक्स के आत्मविश्वास और अपने अतीत के गौरव को खोने के पीछे बेनेडिक्ट एक बड़ा कारण था और लंबे समय तक मैक्स उससे दिल से नफरत करता था। हालांकि जैसे जैसे वह परिपक्व हुआ और उसे एहसास हुआ कि यह बेनेडिक्ट की गलती से कहीं ज्यादा सोफी की गलती थी, मैक्स ने बड़ा दिल दिखाने का फैसला किया और खेल से नफरत करने का फैसला किया, न कि खिलाड़ी से। अपनी घृणा की भावनाओं को दबाते हुए मैक्स ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। मैक्स को अकड़ा हुआ देखकर बेनेडिक्ट मुस्कुराया। जब मैक्स अपनी काबिलियत के बारे में शेखी बघाड़ने लगा, लगता है आप बैंक खाता खोलने आए हैं। पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ से यही उम्मीद थी। 7 आकाशगंगाओं के बैंक में खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम 100 सोने की जमा राशि जुटाना बहुत कम लोगों के लिए संभव है। खेल की शुरुआत में ही मुझे लगा था कि आज मैं यहाँ अकेला ही हूँगा, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं गलत था। बेनेडिक्ट के व्यवहार में कुछ ऐसा था जिससे मैक्स चिढ़ जाता था, या तो उसका आकर्षक चेहरा या फिर उसके बात करने का चिड़चिड़ापन भरा तरीका। हालांकि मैक्स को उस आदमी पर गुस्सा न करने के लिए वास्तव में बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। जी हाँ, मैक्स ने दांत पीसते हुए कहा। वह अब इस बातचीत में और हिस्सा नहीं लेना चाहता था। वाह, मैंने अविश्वसनीय रूप से 10,000 सोने के सिक्के जमा कर लिए हैं। इसका मतलब है कि मैं इस बैंक का कांस्य सदस्य बन सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि जब भी बैंक स्वर्ण श्रेणी के अंतर्गत किसी वस्तु या संपत्ति की नीलामी करेगा, तो मुझे सूचित किया जाएगा और ब्रह्मांड भर में सभी शाखाओं में कांस्य लाउंज क्षेत्र में मुझे मुफ्त में प्रवेश मिलेगा।
आप किस प्रकार की सदस्यता लेना चाहते हैं? यकीनन, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग सिल्वर सदस्यता के लिए प्रयास करेंगे, जिसके लिए कम से कम 100,000 सोने का जमा करना आवश्यक है ना? आपको इस सदस्यता साक्षात्कार का सीधा प्रसारण करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, ताकि पूरी दुनिया हमारे इस प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रसिद्धि का आनंद ले सके, या होगी क्या? बेनेडिक्ट के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई जब उसने मैक्स से यह सवाल पूछा। ये स्पष्ट था कि वह झगड़ा छेड़ने की कोशिश कर रहा था, और मैक्स आखिरकार उसकी बकवास से तंग आ गया। मैक्स यहाँ थप्पड़ मारने की प्रतियोगिता के लिए नहीं आया था, लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष उसके सामने अपनी बड़ाई करना चाहता था, इसलिए उसे ये दिखाना जरूरी था कि वास्तव में उसका पिता कौन है। जरूर, मैक्स ने बेपरवाही से कहा। बेनेडिक्ट ने मैक्स के अहंकार पर तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी। केवल वही जानता था कि उसके लिए 340 सोने के सिक्के कमाना कितना कठिन था। ये वह कुल राशि थी जो उसने पिछले कुछ हफ्तों में अर्जित की थी, और शेष वह धन जो उसने एक फंडरेजर के माध्यम से जुटाया था, ताकि वह कांस्य सदस्यता सूची की जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सके और परोक्ष रूप से इसे अपने निवेशकों के साथ साझा कर सके। उसने न केवल 1 साल के भीतर पैसा वापस करने का वादा किया, बल्कि 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर से चुकाने का भी वादा किया। यही कारण था कि बेनेडिक्ट को पूरा विश्वास था कि मैक्स यहाँ सामान्य सदस्यता से अधिक कुछ हासिल करने के लिए नहीं आया होगा, क्योंकि जब तक वह भी पैसा उधार नहीं लेता, खेल के इस चरण में किसी के लिए भी 1000 सोने के सिक्कों से अधिक की संपत्ति होना असंभव था। उन्होंने इस बात पर विश्वास करने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें मैक्स पसंद नहीं था। उनका मानना था कि वह होनहार लड़का एक अति प्रचारित व्यक्ति था जिसमें कोई अंतर्निहित योग्यता नहीं थी। वह केवल अपने सफल भाई की प्रसिद्धि का फायदा उठा रहा था। बेनेडिक्ट को लगता था कि मेहनती होने के नाते उसे पृथ्वी का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति होना चाहिए, और वह मैक्स को उसके घर पर मिलने वाले ध्यान और सम्मान की लालसा रखता था। इसीलिए जब उसे मैक्स की छवि खराब करने का मौका मिला, तो बेनेडिक्ट ने इसे सबके सामने दिखाने का फैसला किया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैक्स ऐसा आदमी नहीं था जिससे पंगा लेने की हिम्मत वह कर सके। बिल्कुल नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, वेम्पायर लॉर्ड कोलपेराट्स ने फुसफुसाते हुए कहा। महाराज, ये सच है कि राजकुमारी असिवा ने महापौर की हत्या के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया था। उनके दल के सभी सदस्य मारे गए और वह गंभीर रूप से घायल होकर घर लौटी, दरबारी ने बताया। कितना परेशान करने वाला है, वह ऐसे लापरवाह काम क्यों करती है? कोल ने सोचा। हालांकि वह इस सवाल का जवाब अच्छी तरह जानता था। यह उसकी माँ का उबलता हुआ खून था जिसने उसे इतना लापरवाह बना दिया था। आखिरकार असिवा एक सामान्य पिशाच नहीं थी, उसकी नसों में वह खून बहता था। उसने अपने बाल छोटे कटवा लिए हैं, उसकी नाक पर चोट के निशान हैं, घुटनों, गर्दन और आंख के नीचे घाव हैं। उसकी 2 पसलियों में चोट के निशान हैं और बाएं टखने में चाकू का घाव है। दरबारी ने स्पष्ट चिंता के साथ यह सूचना दी। हे पिशाच देवता, दया करो, ये लड़की क्या कर रही है? लापरवाही की भी एक सीमा होती है। मैं ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगा। कसूरवार कौन है? मेरी बेटी को किसने चोट पहुंचाई? मैं खुद जाकर उन्हें राख कर दूंगा। कोल का गुस्सा फूट पड़ा, उसकी 5वें स्तर की आभा फूट पड़ी और दरबारी डर से कांप उठे। अपराधी मर चुका है महाराज, स्वामी के अंगरक्षक, एक सैनिक ने सूचना दी। मर गया? अगर वह सुरक्षित क्षेत्र में था तो वह कमीना मेयर कैसे मर गया? कोल ने हैरानी से पूछा। वह अंधकार के गुट का सदस्य था महाराज, एक शैतान से बात करने वाला, और उसकी बेटी भी अंधकार विद्या की साधिका थी। हमारी राजकुमारी ने बेटी की हत्या कर दी, जबकि कहा जाता है कि किसी अज्ञात हमलावर ने महापौर की हत्या कर दी। स्वामी के अंगरक्षक ने ये सूचना दी। हे भगवान, ये तो हद है। हमारी नाक के नीचे ये काले बदमाश, इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे शहरों में छिपने की और सचमुच उन पर राज करने का नाटक करने की? उनमें वाकई हिम्मत है। वे लाइट फैक्शन के इलाके में छिपे हुए हैं, ये जानते हुए भी कि अगर वे सुरक्षित क्षेत्र के अंदर मर जाते हैं तो भी यह एक स्थायी मृत्यु होगी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि शहर में अफरा तफरी मची हुई है। वो मोटा आदमी सचमुच मर चुका है, कोल ने गुस्से में कहा। जी हाँ महोदय, इस मामले ने कई उच्च अधिकारियों को झकझोर दिया है। यह इस समय एक आकाशगंगा संबंधी मुद्दा है। कोल ने अपनी सोने की परत चढ़ी हुई आर्मरेस्ट पर उंगलियां थपथपाई और गहरी सोच में डूब गया। हालांकि हॉल में कदमों की आहट से उसकी सोच में खलल पड़ गया। पट्टियों और कवच से ढकी असिवा अपनी चोटों के बावजूद खुद को घसीटते हुए दरबार में पहुंची। तभी महल में राजकुमारी की अस्त व्यस्त उपस्थिति को लेकर चर्चा शुरू हो गई।
ये सर्वविदित था कि पिशाच सरदार कोल अपनी बेटी को दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था और अगर उसकी मर्जी चलती तो वह अपने पूरे जीवन में कभी एक भी खंजर नहीं उठाना चाहती थी। हालांकि युद्ध और रक्तपात की प्यास राजकुमारी में ही थी और वह बार बार सरदार के आदेशों की अवहेलना करती थी। कोल ने एक पल के लिए असिवा को घूरा, लेकिन उसकी शक्ल देखकर उसका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया और चिंता ने गुस्से की जगह ले ली। आसिवा, प्रिय, तुम आराम क्यों नहीं कर रहे हो? कोल ने चिंता भरी आवाज में पूछा। न्यायालय में देर से आने के लिए क्षमा मांगती हूँ, दादाजी ने मुझे अस्पताल से बाहर नहीं जाने दिया। आसिवा ने दृढ़ स्वर में और गर्व से नाक ऊपर उठाते हुए उत्तर दिया। बैठो, कोल ने आंखें घुमाते हुए कहा और मन ही मन आसिवा की मां को कोसने लगा। आसिवा बिल्कुल उसकी मां की हमशक्ल थी और उससे निपटना भी उतना ही मुश्किल था। आज का एजेंडा क्या है? आसिवा ने पूछा, लेकिन किसी ने राजकुमारी को जवाब नहीं दिया क्योंकि सभी का ध्यान स्वामी की ओर मुड़ गया। जाहिर तौर पर कोल ने फैसला कर लिया था कि जब भी आसिवा दरबार में होगी वह संवेदनशील जानकारी को गुप्त रखेगा ताकि वह अपने दम पर कोई कार्रवाई न करे। हम अभी तुम्हें विश्वविद्यालय भेजने के बारे में ही बात कर रहे थे। तुम्हारी उम्र 16 साल है और ये दाखिला लेने के लिए योग्य होने का आखिरी साल है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें वहां भेजेंगे ताकि तुम लोगों से मिल सको और सीख सको। कोल ने आसिवा की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। मैं मना करती हूँ। आसिवा ने मना कर दिया। वह विश्वविद्यालय जाकर अपना राज्य छोड़ना नहीं चाहती थी। विश्वविद्यालय में हर तरह के बिगड़े हुए रईस बच्चे पढ़ते थे और यद्यपि यह एक अच्छा शिक्षा केंद्र था, आसिवा को पढ़ाई के साथ होने वाली आंतरिक राजनीति से नफरत थी। यह कोई चर्चा नहीं है आसिवा, तुमने मेयर की हत्या करके सीधे आदेश का उल्लंघन किया है। तुम्हारे कार्यों के कारण प्रशिक्षण में 7 सैनिकों की मृत्यु हुई है और तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों को भुगतना सीखना होगा। आप नहीं जाना चाहते, ठीक है, या तो विश्वविद्यालय में दाखिला लो या अगले 1 साल तक घर में नजरबंद रहो। सोच समझकर चुने। आसिवा विरोध करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता की शक्तिशाली 5वें स्तर की आभा के कारण उसकी आवाज दब गई। कोल आसिवा से बेहद प्यार करता था, लेकिन वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। जब आसिवा के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आया तो कोल ने पीछे नहीं हटा और न ही अपनी बेटी की बचकानी जिद के आगे झुका। अंततः मामला सुलझ गया और आसिवा को उसकी इच्छा के विरुद्ध विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही उसका भाग्य था, एक ऐसा भाग्य जो उसे अपने वंश, अपनी माँ और खुद के बारे में सच्चाई जानने की ओर ले जाएगा। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच पृथ्वी पर एक स्ट्रीमर। देवी और सज्जनों, आज हमारे पास ब्लैक लेक सिटी में स्थित 7 गैलेक्सी बैंक से सीधे विशेष लाइव फुटेज है। ये हमारे ही ग्रह के 2 मानव खिलाड़ी हैं जो नया बैंक खाता खोलने के लिए कतार में खड़े हैं। हालांकि आप शायद उस व्यक्ति को नहीं जानते होंगे जो लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड कर रहा है, एक बेनेडिक्ट डेविनोरम, लेकिन लाइन में खड़ा दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारे उद्धारकर्ता शकुनी का छोटा भाई मैक्स है। आप जानते ही हैं कि लोग क्या कहते हैं, भाइयों का खून एक जैसा होता है। मुझे पूरा यकीन है कि अपने भाई की तरह मैक्स भी बैंक खाता खोलने जैसी सरल चीज करके भी हलचल मचा देगा। जहां हम में से ज्यादातर लोग एक सोने का सिक्का कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं बैंक में मौजूद इन दोनों ने पहले ही 10,000 सोने के सिक्के जमा कर लिए हैं। दरअसल डेनिवॉम का दावा है कि मैक्स ने पूरे 100,000 सोने के सिक्के जमा कर लिए हैं। क्या आप इतनी दौलत की कल्पना भी कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि पूरे यूरोप के पास मिलाकर भी इस समय इतनी संपत्ति है। ये तो सरासर अविश्वसनीय है। इस खास पल को देखने से न चूकें, अपनी स्क्रीन से नजरें गड़ाए रखें। आज की खबरें बेहद रोमांचक हैं। उस लाइव स्ट्रीम को शकुनी का भाई नाम दिया गया था और उसे तेजी से दर्शक मिल रहे थे। महज 3 मिनट में पृथ्वी पर 12 लाख से अधिक लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और उसके बाद ये संख्या तेजी से बढ़ती चली गई। ऐसा लग रहा था कि सारी परिस्थितियां तैयार थीं। मैक्स ने गुमनाम मैसेजिंग सेवा का उपयोग करके क्रिश्चियन ग्रे को चुपचाप संदेश भेजा और निम्नलिखित संदेश टाइप किया। आपको तैयार रहना होगा, आपको पूरी रकम मेरे व्यापारिक सहयोगी के खाते में भेजनी होगी। मैं आपको जल्द ही विवरण संदेश भेजूंगा। क्रिश्चियन ने तुरंत वह संदेश पढ़ा और जवाब में ओके लिखा। मैक्स को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्रिश्चियन भी इस समय मैक्स के लाइव स्ट्रीम को देख रहा था, क्योंकि उसे इस बात का अच्छा अंदाजा था कि उसका व्यापारिक सहयोगी कौन हो सकता है। मैक्सी मैक्सी मैक्सी, क्या तुम उस मनोरोगी रावण के रहस्यमय कारोबारी साझेदार हो?
क्रिश्चियन ग्रे ने अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ आश्चर्य व्यक्त किया। अगर मैक्स रावन को व्यक्तिगत रूप से इतना जानता था कि उसे व्यापारिक सहयोगी कहा जा सके और लाखों के सोने की जिम्मेदारी सौंपी जा सके, तो क्रिश्चियन के पास चोर पर दबाव बनाने का मौका होगा और उसके और नकाबपोश व्यक्ति के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपर्क कड़ी होगी। फिलहाल क्रिश्चियन ने केवल यही प्रार्थना की कि यह सच हो जाए। जब मैक्स और बेनेडिक्ट लाइन में इंतजार कर रहे थे, तब पृथ्वी पर मौजूद स्ट्रीमकास्टर ने आम जनता को सिग्मा के अंदर बैंक खाता खोलने के महत्व के बारे में समझाया। इस समय लाइव स्ट्रीम को 17 मिलियन लोग देख रहे थे और कमेंटेटर ने प्रीमियम ग्राहक होने के साथ मिलने वाली विभिन्न ब्याज दरों और लाभों को बहुत अच्छे से समझाया। पृथ्वी पर बहुत से लोग ये जानकर स्तब्ध रह गए कि बैंक नियमित रूप से निजी नीलामी आयोजित करते थे और अपने प्रीमियम ग्राहकों को उनके कारोबार के बदले में विभिन्न सेवाएं प्रदान करते थे। कांस्य श्रेणी के ग्राहक बैंक में महीने में एक बार होने वाली बंद दरवाजों वाली नीलामी में भाग ले सकते थे, जहां सोने की श्रेणी से नीचे की वस्तुओं की नीलामी बाजार दरों की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ते दामों पर की जाती थी। उन्हें अपनी जमा राशि पर 3% की ब्याज दर का भी लाभ मिला और उन्हें एक कांस्य डेबिट और क्रेडिट कार्ड मिला जिसका उपयोग पूरे ब्रह्मांड में भुगतान गेटवे के रूप में किया जा सकता था। तकनीकी रूप से एक खिलाड़ी सीधे अपने इन्वेंट्री से ब्रह्मांड भर में किसी भी व्यापारी को भुगतान कर सकता था, हालांकि ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर जहां कोई हमेशा नकदी से भुगतान कर सकता था लेकिन इनाम अंक प्राप्त करने के लिए कार्ड का उपयोग करना चुनता था, वही नियम सिग्मा में सार्वभौमिक बैंकों पर भी लागू होता था। ये बैंक ग्राहकों के खर्च से संबंधित डेटा एकत्र करना चाहते थे और ग्राहकों का एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने स्वयं के पेमेंट गेटवे बनाए जो उनकी सेवाओं का उपयोग करने पर रिवॉर्ड पॉइंट देते थे। पूरी घटना के बारे में पता चलने के बाद धरती पर कई लोग उन दोनों को बैंक खाते खोलते देखकर ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि उन्हें ये जानकर झटका लगा कि उन दोनों ने कथित तौर पर 10,000 से अधिक सोने के सिक्के जमा कर लिए थे। बेनेडिक्ट ने मैक्स के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, 17 मिलियन से अधिक लोग देख रहे हैं, ये दिखावा बंद करो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। आज यहाँ तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा पैसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें अपमानित करूंगा, गोल्डन बॉय। मैक्स भावहीन रहा और बोला, देखते हैं। अब बेनेडिक्ट थोड़ा घबरा गया था, मैक्स का आत्मविश्वास उसे बेचैन कर रहा था। हालांकि उसने ये रिश्ता शुरू कर दिया था और उसे इसे पूरा करना ही था। कुछ ही देर में दोनों लड़के गोबलिन के दफ्तर में दाखिल हुए और बैंक खाता खोलने के लिए अपना बैंक इंटरव्यू शुरू किया। सबसे पहले बेनेडिक्ट का साक्षात्कार लिया गया और उन्होंने 10,008 सोने के सिक्के जमा किए, जिससे वे बैंक की कांस्य सदस्यता के लिए पात्र हो गए और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद वे आधिकारिक कांस्य सदस्य बन गए। उसके भंडार से सिक्कों की शेष राशि काट ली गई और गोबलिन ने भावहीनता से अपने कागजात पर मुहर लगाए और मैक्स की ओर बढ़ गया। जाहिर तौर पर वह जिन प्रतिदिन सैकड़ों कांस्य के ग्राहकों को संभालता था और उसके लिए उनमें से किसी एक से मिलना कोई खास बात नहीं थी। नमस्कार महोदय, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? गोबलिन ने मैक्स की ओर मुड़कर पूछा। बेनेडिक्ट ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ लाइव स्ट्रीम को रिकॉर्ड किया, क्योंकि वह मैक्स के 100-300 स्वर्ण पदक जीतने और सामान्य सदस्यता प्राप्त करने का इंतजार कर रहा था। क्या आप मुझे अपनी विभिन्न सदस्यता श्रेणियों के बारे में समझा सकते हैं? मैक्स ने पूछा। उसके इस सवाल से गोबलिन थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन सूट पहने गोबलिन ने फिर भी गंभीरता से जवाब दिया। 7 गैलेक्सीज बैंक में हमारे पास सदस्यता के 7 स्तर हैं। सबसे नीचे हमारे पास सामान्य सदस्यता है, उन लोगों के लिए जो हमारे बैंक में 100-10,000 सोने की जमा राशि रखते हैं। उन्हें अपने खाते में कम से कम 100 सोने के सिक्के शेष रखने होंगे, अन्यथा उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। इन पर प्रति वर्ष 2% की ब्याज दर है। इसके बाद कांस्य सदस्यता आती है, जिसकी कीमत 10,000 से 100,000 सोने के सिक्कों तक होती है। कांस्य सदस्यों को कम से कम 2,000 सोने के सिक्के शेष राशि के रूप में बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा उन्हें जुर्माना देना होगा। उन्हें प्रति वर्ष 3% की ब्याज दर और कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक सिल्वर सदस्यता है, जिसके लिए ग्राहक को पात्र होने के लिए 100,000 से 1 मिलियन सोने के सिक्के जमा करने की आवश्यकता होती है और इन सदस्यों को 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर का लाभ मिलता है और उन्हें न्यूनतम शेष राशि के रूप में 2,000 सोने के सिक्के बनाए रखने की आवश्यकता होती है। कांस्य श्रेणी की तुलना में उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ मिलते हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय यह है कि वे बैंक से सीधे अपनी निर्माण आवश्यकताओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली कच्ची सामग्री खरीद सकते हैं और घर पर डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं। फिर बेशक हमारे पास गोल्ड मेंबरशिप है,
जो हमारी ओर से दी जाने वाली सर्वोच्च नागरिक सदस्यता है, और यह उन लोगों के लिए है जो हमारे बैंक में 10 लाख से अधिक सोना जमा करते हैं। उन्हें कोई न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है और वे 5% की उदार ब्याज दर का लाभ उठाते हैं। उन्हें हमारी अधिकांश निजी नीलामी में आमंत्रित किया जाता है और उन्हें बैंक से सामग्री के साथ साथ औषधियों की खरीद में प्राथमिकता और छूट मिलती है। सोने के बाद प्लेटिनम, फिर ब्लैक कार्ड धारक और फिर वीआईपी कार्ड आते हैं। ये कार्ड केवल आमंत्रण पर ही मिलते हैं। इन्हें पाने के लिए धन और रुतबा दोनों होना जरूरी है, और इनके फायदों के बारे में मैं यहाँ खुलकर बात नहीं कर सकता। गोबलिन ने समझाया और फिर मैक्स को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके साधारण वस्त्रों को देखकर गहरी आह भरी। कभी कभी गोबलिन सोचता था कि वह ये काम क्यों करता है। महीने में मुश्किल से ही कोई चांदी का ग्राहक आता था, जबकि उसने अपने पूरे करियर में सोने के कुछ ही सौदे किए थे। उन्हें मैक्स से कांस्य पदक से अधिक की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उन्हें एक बड़ा आश्चर्य हुआ। इस बार बेनेडिक्ट ने इतनी जोर से कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग पर सुनाई दे, तो फिर स्वर्ण श्रेणी का चयन कीजिए महाराज। उसकी आवाज में स्पष्ट व्यंग्य था। वह चाहता था कि जब मैक्स सामान्य सदस्यता चुने तो वह दुनिया के सामने अपमानित हो। दर्शकों की संख्या 32 मिलियन तक पहुंचते देख उसका दिल खुशी से झूम उठा। इस समय मैक्स ने चुपचाप क्रिश्चियन ग्रे को पैसे ट्रांसफर करने के लिए मैसेज भेजा, जबकि वह ये दिखावा कर रहा था कि वह ये सोच रहा है कि उसे किस सदस्यता स्तर का चयन करना चाहिए। तो अगर मैं अभी 1,001,000 सोना जमा कर दूं, तो क्या मैं सोने की सदस्यता के लिए योग्य हो जाऊंगा? मैक्स ने उस गोबलिन बैंकर से पूछा, जिसका धैर्य अब लगभग खत्म होने वाला था। अच्छा, ओम, हाँ, यह इसी तरह काम करता है। उसने अधीरता से थोड़ा झाग निकालते हुए अपने बौने जैसे मुंह से थूक टपकाते हुए कहा। मैक्स लगातार यह जांच कर रहा था कि भुगतान हो गया है या नहीं, लेकिन क्रिश्चियन को भुगतान में समय लग रहा था, जिससे मैक्स थोड़ा चिंतित हो गया। दादाजी ड्रैक्स, क्रिश्चियन ही भुगतान करेगा, है ना? मैक्स ने अपनी चिंता बढ़ने पर दादाजी से पूछा। वह सिस्टम के अनुबंध से बंधा हुआ है, इसलिए वह ऐसा करेगा। मैक्स, चिंता मत करो, ड्रैक्स ने लड़के को आश्वस्त किया। पूरे 5 मिनट बीत गए और कुछ नहीं हुआ, और ऐसा लगा जैसे गोबलिन तंग आ गया हो। लेकिन इससे पहले कि वह अपना गुस्सा दिखा पाता, बेनेडिक्ट ने मैक्स को अपमानित करने का मौका लपक लिया। अरे, दिखावा करना बंद करो, तुम ढोंगी बेवकूफ। तुम्हारे पास गोल्ड मेंबरशिप के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मुझे तो शक है कि तुम्हारे पास मेंबरशिप के लिए भी पर्याप्त पैसे हैं। 1 मिलियन सोना? क्या आप मजाक कर रहे हैं? हमारी धरती से 4.5 अरब खिलाड़ी सिग्मा खेल रहे हैं, और वर्तमान में अध्ययन से पता चलता है कि टियर 0 पर एक खिलाड़ी की औसत आय 2 कांस्य सिक्के है और टियर 1 पर ये 2 चांदी के सिक्के है। अगर आप सभी टियर 0 खिलाड़ियों की आय को एक साथ भी जोड़ दे, तो भी यह 1 मिलियन सोने के बराबर नहीं होगा। मैंने खुद कांस्य पदक के लाभ प्राप्त करने के लिए हजारों खिलाड़ियों से पैसे उधार लिए थे। क्या आपको सच में लगता है कि आप इस इंतजार के खेल से जनता को मूर्ख बना सकते हैं? आप अपने भाई जैसे नहीं हैं और हम जैसे 99.9% आम खिलाड़ियों से बेहतर भी नहीं हैं। इसलिए बेहतर है कि आप सबका समय बर्बाद न करें और मान लें कि आप कंगाल हैं। बेनेडिक्ट के इस आक्रोश के कारण पृथ्वी पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई, क्योंकि नेटिजन्स में अफरा तफरी मच गई। ये स्ट्रीम क्लिकबेट है। क्या मैक्स राजपूत वास्तव में सिल्वर मेंबरशिप हासिल करने जा रहे हैं, या ये सिर्फ एक चाल थी? मुझे लगता है बेनेडिक्ट नाम का लड़का सही कह रहा है। इतनी कम उम्र में किसी के पास इतना सोना कैसे हो सकता है? जब तक कि उसके भाई ने उसे प्रायोजित न किया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शकुनी ऐसा करेगा। मैक्स को थोड़ा और विनम्र होना चाहिए। वह उसका भाई नहीं है, वह चमत्कार नहीं कर सकता, और ये लाइव स्ट्रीम समय की बर्बादी थी। मैक्स पर भरोसा रखो, वह एक शानदार खिलाड़ी है, और वह अपनी काबिलियत साबित करेगा। बस धैर्य रखो और उस पर भरोसा रखो। धिक्कार है। मैक्स, जवाब दो, उन्हें राजपूत नाम को बर्बाद मत करने दो। मैक्स की सांसें तेज हो गईं और वह पसीने से तरबतर हो गया। मैक्स को अपने पिछले जीवन में सार्वजनिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा था, और यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे वह इस जीवन में नहीं झेलना चाहता था। उन्होंने कभी जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं की थी, फिर भी उनके पारिवारिक नाम और उनकी व्यक्तिगत प्रसिद्धि ने हमेशा उनके कार्यों पर ध्यान आकर्षित किया, चाहे वे ऐसा चाहते हो या नहीं। आज भी बेनेडिक्ट को थप्पड़ मारने या अपनी दौलत का प्रदर्शन करने की इच्छा उसकी नहीं थी, लेकिन उस आदमी ने उसे एक तरफा इस झमेले में घसीट लिया था, और उसके पास केवल 2 ही विकल्प थे, या तो लड़ाई के लिए तैयार होना या भाग जाना, और मैक्स ने सही ही लड़ने का विकल्प चुना। सब कुछ उसके पक्ष में होना चाहिए था, लेकिन भुगतान नहीं मिल पा रहा था। आखिर क्रिश्चियन ग्रे कर क्या रहा था?
योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। नोट पावर स्टोन का लक्ष्य हासिल करने पर बोनस अध्याय। सभी को बधाई। नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि भुगतान समय पर हो जाएगा या फिर आज मैक्स के लिए शर्मिंदगी का दिन होगा। बेनेडिक्ट के अचानक गुस्से भरे आउटबर्स्ट के बाद मैक्स थोड़ा घबरा गया। उसे यह नहीं पता था कि भुगतान क्यों रोका जा रहा है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि क्रिश्चियन ग्रे उसका लाइव स्ट्रीम देख रहा होगा और पैसे न मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहा होगा। क्रिश्चियन ने जानबूझकर लंबे समय तक इंतजार किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे जो 10,07,000 सोने के सिक्के देने थे वे वास्तव में मैक्स को ही जा रहे हैं। जब 5 मिनट बीत गए और मैक्स ने अभी तक पैसे जमा नहीं किए तो उसे यकीन हो गया कि मैक्स ही वह लाभार्थी है जिसे रावण ने पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा था, और परिणामस्वरूप वह मुस्कुराया। मैक्स मैक्स मैक्स, तुम रावण को कैसे जानते हो? या शायद तुम ही रावण हो? कितना दिलचस्प है, क्रिश्चियन ने धीरे से कहा। उसके तेज दिमाग में एक षड्यंत्र सिद्धांत जन्म ले रहा था। पैसे भेज दो, क्रिश्चियन ने अपने सहायक को आदेश दिया क्योंकि वह अपने बचपन के दोस्त को और अधिक अपमानित होते नहीं देखना चाहता था। अगले 5 सेकंड के भीतर ही धनराशि स्थानांतरित हो गई। तारांकन 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 तारांकन। बेनेडिक्ट ने अपने गुस्से में मैक्स की जमकर आलोचना की और अब बैंक मैनेजर द्वारा मैक्स को बाहर निकालने का इंतजार करने लगा। वह परिस्थितियों से बेहद संतुष्ट था। उसके विचार में भाई भतीजावाद आधुनिक दुनिया में सबसे बुरा कलंक था और मैक्स जैसे लोगों को इसके लिए प्रताड़ित किया जाना उचित था। जब उसने बैंक मैनेजर को कांपते हुए देखा तो उसे लगा कि वह गुस्से से कांप रहा है क्योंकि वह बड़ी बड़ी आंखों से बैलेंस शीट को घूरता हुआ प्रतीत हो रहा था। हालांकि उसके मुंह से निकले अगले शब्दों ने बेनेडिक्ट को पूरी तरह चुप करा दिया। हमारे गोल्ड कस्टमर से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुच्छ इंसान, गोब्लिन मैनेजर ने बेनेडिक्ट की ओर चिल्लाते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे ये क्या? बेनेडिक्ट उस समय थोड़ा भ्रमित हो गया जब उसे एहसास हुआ कि गुस्सा मैक्स की तरफ नहीं बल्कि उसकी तरफ निर्देशित था। गोल्ड कस्टमर कौन? बेनेडिक्ट उलझन में लग रहा था, लेकिन मैक्स के चेहरे पर दिख रही घमंडी मुस्कान को देखकर वह समझ गया कि उसका सबसे बुरा सपना सच हो गया है। हमारे सम्मानित ग्राहक श्री मैक्स ने हमारे बैंक में 10,07,000 सोने का भंडार जमा किया है, जिससे वे स्वर्ण श्रेणी के ग्राहक बन गए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुच्छ कांस्य श्रेणी के ग्राहक, उससे ऊंची आवाज में बात करने की? मैं तुम्हारी सदस्यता रद्द करवा दूंगा। गोब्लिन बेनेडिक्ट पर झपट पड़ा, जो धारा को रोकने के लिए झपट पड़ा। हालांकि उसने पृथ्वी पर लाइव स्ट्रीम बंद कर दी थी, लेकिन महत्वपूर्ण खबर पहले ही घर वापस भेजी जा चुकी थी और अब बेनेडिक्ट मजाक का पात्र बन गया था। बेनेडिक्ट को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। 10,07,000 सोने के सिक्के। बेनेडिक्ट ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक व्यक्ति इतने कम समय में सिग्मा में इतनी बड़ी रकम कैसे जुटा सकता है। अपने सबसे बड़े सपनों में भी वह इसे संभव नहीं मानता था। ब्लैकलेक सिटी में एक कुलीन व्यक्ति की तरह जीवन जीने के लिए 10 लाख सोने के सिक्के काफी थे। ये पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति थी जिससे 7 पीढ़ियां बिना पैसे की चिंता किए आराम से जीवन यापन कर सकती थी। मैक्स ने इतने कम समय में इतना पैसा कैसे जमा कर लिया? बेनेडिक्ट ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैक्स में इतनी प्रतिभा है कि वह खुद इतना पैसा जुटा सके। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुमने अपने भाई से कर्ज मांगा था, है ना? तुम नीच हो। मैक्स बेनेडिक्ट को जवाब देना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि उसने वह पैसा खुद कमाया है। हालांकि दादा ड्रैक्स ने उसे डांटकर रोक दिया। मैक्स से ठीक वही दोहराने पर जोर देते हुए दादा ड्रैक्स ने मैक्स को इस स्थिति से निपटने के लिए स्क्रिप्ट दी। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? हाँ, मेरा एक भाई है जो भगवान जैसा है और मेरी हर इच्छा पूरी करेगा। 1 मिलियन? छी, अगर मैं चाहूं तो 1 करोड़ भी मांग सकता हूं और वो भी बिना किसी परेशानी के मिल जाएगा। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, मैं विशेषाधिकार प्राप्त हूं, तुम कंगाल। मैक्स ने नए अमीरों की तरह बड़े ही सलीके से बेनेडिक्ट को चिढ़ाते हुए कहा। क्या तुमने सच में इसे मान लिया? क्या तुमने इसे स्वीकार किया? कितनी बेशर्मी है, धोखेबाज। बेनेडिक्ट का आपा टूट गया। मैक्स ने कुछ ही पल पहले अपने किरदार से एकदम उलटफेर कर दिया था। एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था और भुगतान होते ही उसने अपना असली रंग दिखा दिया। जहां बेनेडिक्ट ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि मैक्स के भाई ने उसे प्रायोजित किया था, वहीं गोब्लिन मैनेजर ने इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया कि मैक्स के पास एक भगवान, समर्थक और एक भाई था,
और उसने ठंडी हवा में सांस लेते हुए कहा, क्या मुझे आपके भाई का नाम जानने का सम्मान मिल सकता है? मैक्स ने बेपरवाही से गोबलिन मैनेजर की ओर देखा और कहा, शकुनी, अजय, मानव ईश्वर, स्वामी और पृथ्वी ग्रह का रक्षक। ठंडी हवा का एक घूंट भरते हुए गोबलिन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अजय शकुनी इस समय ब्रह्मांड में एक किंवदंती था, ओमेगा को पूरा करने वाला और देवता बनकर बाहर निकलने वाला एकमात्र व्यक्ति। एक ऐसी उपलब्धि जिसे महादूत भी हासिल नहीं कर सका। यह इंसान उस महान हस्ती का भाई है। गोबलिन मैनेजर ने माथे से थोड़ा पसीना पोंछते हुए सोचा और शुक्र मनाया कि उसने पहले उस इंसान का अपमान नहीं किया था। महोदय, कृपया मुझे आपकी सदस्यता को स्वर्ण से प्लेटिनम में अपग्रेड करने का पहला अवसर दें। आपके जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को यह निमंत्रण मिलना बिल्कुल उचित है। ये कहते हुए गोबलिन ने मैक्स को खुश करने की कोशिश की और बेनेडिक्ट के चेहरे का भाव पहले तो बदसूरत था, लेकिन बाद में पीला पड़ गया। कितनी बेशर्मी, कितना निर्लज्ज, कितना भ्रष्ट, अपने रुतबे का फायदा उठा रहे हो। मैं तुझ पर थूकता हूँ मैक्स, मैं तुझ जैसे नीच लोगों पर थूकता हूँ। बेनेडिक्ट गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन तभी मैक्स ने चुटकी बजाकर उसकी बात काट दी। तारांकन स्नैप, इस बंदर को बाहर निकालो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसका पैसा जब्त करो। मैक्स ने पूरी तरह से गुंडे की तरह बर्ताव किया और गोबलिन मैनेजर को आदेश दिए, और गोबलिन मैनेजर ने तुरंत उसकी बात मानकर सुरक्षाकर्मियों को बुला लिया। बेनेडिक्ट ने मैक्स को खाली चेहरे से देखा, उसकी आंखों में आंसू की छोटी छोटी बूंदें आ गईं। इस समय वह मदद के लिए गुहार लगाना चाहता था और दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन उसका स्वाभिमान उसे मैक्स जैसे व्यक्ति से भीख मांगने की अनुमति नहीं दे रहा था। सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बेनेडिक्ट को घसीटकर ले जाने लगे, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले प्राप्त उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी और उनके द्वारा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली गई थी। फिलहाल बेनेडिक्ट न केवल कर्ज में बुरी तरह डूबा हुआ था, बल्कि वह कांस्य सदस्यता प्राप्त करने के मिशन में भी विफल रहा था और मैक्स के हाथों उसे घोर अपमान का भी सामना करना पड़ा था। उस इंसान के लिए वह एक बुरा दिन था, जो चीखता चिल्लाता रहा और गार्डों की ताकत का विरोध करता रहा, साथ ही बदला लेने के लिए बैंक और मैक्स को एक दिन जलाकर राख करने की कसम खाता रहा। मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा मैक्स, मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। पूरी दुनिया जान जाएगी कि तुम एक गुंडे हो, एक गुंडे। बेनेडिक्ट ने धमकी देते हुए मैक्स को घसीटकर बाहर निकाला। हालांकि बेनेडिक्ट के चिल्लाने के बावजूद मैक्स ने शांति से अपनी छोटी उंगली से अपने कान साफ किए। उपद्रव दूर होने के बाद उसने प्रबंधक की ओर मुड़कर पूछा, तो उन प्लेटिनम लाभों के बारे में मुझे बताएं कि वास्तव में सोने से बेहतर क्या है। स्ट्रीम पर टिप्पणियां। अरे नहीं, स्ट्रीम अचानक क्यों बंद हो गई? मैक्स ने तो अभी अभी पैसे जमा किए थे। हाँ, मैंने आप सबको बताया था ना, मैक्स राजपूत एकदम असली है। वो सच में कमाल का है। भाई मैक्स, मुझे तुम्हारा बिस्तर गर्म करने दो, तुम तो बड़े ही अमीर हो। मैक्स, मुझे डीएम करें, मैं आपको एक शानदार निवेश अवसर बताऊंगी जिससे आपका पैसा 7 दिनों में 2 गुना हो जाएगा। अरे बाप रे, कोई सिग्मा के अंदर सिर्फ 10 दिनों में 10 लाख कैसे कमा सकता है? वह लड़का तो कुदरत का करिश्मा है। आज से मैं मैक्स की टीम में हूँ। सिग्मा में शामिल होते ही मुझे एक प्रीमियम बैंक की गोल्ड मेंबरशिप मिल गई है। उनकी भविष्य की उपलब्धियां भी निश्चित रूप से निराश नहीं करेगी। जैसा भाई वैसा भाई। मुझे बेनेडिक्ट नाम का वो आदमी पसंद नहीं है। वो साफ तौर पर मैक्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसे ईर्ष्यालु लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। हाँ, देखो, जैसे ही मैक्स ने पैसे जमा किए, उसने तुरंत लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी। वह दूसरों की भलाई को बर्दाश्त नहीं कर सका। आइए उसके जैसे लालची लोगों को खत्म करें। हमें #कैंसल बेनेडिक्ट आंदोलन शुरू करना चाहिए। मैं #कैंसल बेनेडिक्ट आंदोलन का समर्थक हूँ। मैं उसे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर दूंगा। मैं भी #कैंसल बेनेडिक्ट आंदोलन का समर्थन करता हूँ। हम धरतीवासियों को एकजुट होकर अपने शीर्ष प्रतिभाओं का समर्थन करना चाहिए। इस तरह की बदनामी अस्वीकार्य है। #कैंसल बेनेडिक्ट 1, #कैंसल बेनेडिक्ट 2, #कैंसल बेनेडिक्ट 3, #कैंसल बेनेडिक्ट 2099। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच मैक्स, सर, स्वर्ण सदस्यता की तुलना में प्लेटिनम सदस्यता के लाभ बहुत अधिक हैं। 7 गैलेक्सीज बैंक ने ब्रह्मांड भर में कई प्रीमियम प्रतिष्ठानों के साथ साझेदारी की है, जिनमें बिगपोटियंस और वेपन्स अनलिमिटेड जैसी कई लोकप्रिय व्यापारी श्रृंखलाएं शामिल हैं।
प्लेटिनम कार्ड के साथ आपको न केवल हमारे बैंक बल्कि हमारे सभी संबद्ध भागीदारों के प्रीमियम ग्राहक के रूप में माना जाएगा और आप ऐसे सभी स्टोरों पर अपने कुल बिल पर 15-30% की ठोस छूट का आनंद लेंगे। इसके अतिरिक्त आपको हमारी सबसे प्रीमियम नीलामी में भाग लेने का अवसर मिलेगा और ब्रह्मांड में होने वाली सभी रोचक घटनाओं और विशेष आयोजनों के बारे में एक सूचना सूची आम जनता से पहले आपको भेजी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्रह पर कोई त्योहार होने वाला है तो आपको सबसे पहले उस त्योहार के बारे में पता चलेगा और आपके एक इशारे पर बैंक आपकी यात्रा के लिए यात्रा से लेकर आवास तक सब कुछ संभाल लेगा। यदि यह कोई व्यावसायिक उत्सव है तो हम बिक्री के लिए उपलब्ध सभी वस्तुओं और उनके इतिहास आदि की एक सूची भी तैयार करेंगे ताकि आपका प्रवास सुगम और प्रभावी हो सके। यदि आप नाश्ते में किसी दूर ग्रह के स्वादिष्ट व्यंजन खाना चाहते हैं तो बैंक आपके लिए एक कर्मचारी को भेजकर उसे मंगवाएगा और गर्मागर्म परोसेगा, क्योंकि आपकी सभी उचित इच्छाएं इस प्रतिष्ठान के लिए आदेश के समान होंगी और हम आपकी सेवा करने का भरसक प्रयास करेंगे। आपको अपनी सभी जमा राशियों पर 10% की अच्छी ब्याज दर का लाभ मिलेगा और आप बेहद कम 11% ब्याज दर पर 10 मिलियन सोने तक का ऋण भी ले सकते हैं। प्रीमियम क्लबों से लेकर बढ़िया भोजनालयों तक ये कार्ड आपको बिना किसी परेशानी के लंबी कतारों से बचने में मदद करेगा और इसका उपयोग करके आप न केवल हमारे बैंक से बल्कि दुनिया भर के 132 संबद्ध बैंकों से भी पैसे निकाल सकेंगे। इस कार्ड को धारण करने के लाभ अनगिनत हैं और उन सभी को समझाने में मुझे पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन संक्षेप में कहें तो अब आप 7 आकाशगंगाओं के परिवार के एक सम्मानित सदस्य हैं। बैंक मैनेजर द्वारा कार्ड के फायदों के बारे में बताने पर मैक्स मुस्कुरा उठा। वह वास्तव में भाग्यशाली था कि उसे प्लेटिनम अपग्रेड मिला, क्योंकि दादा ड्रैक्स की रणनीति से उसे एक बहुत ही उपयोगी अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ था। मैक्स बिग पोटियन और वेपन्स अनलिमिटेड जैसी चेन से परिचित था और उन प्रीमियम प्रतिष्ठानों में छूट मिलना अपने आप में एक बड़ा फायदा था। समय के साथ इससे उसे लाखों सोने के सिक्कों की बचत होगी और मैक्स अपने छात्र जीवन में इसके महत्व को शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। अपने नए प्लेटिनम कार्ड को हाथ में लिए बैंक से बाहर निकलते हुए मैक्स सीधे बाजार की ओर चल पड़ा ताकि विश्वविद्यालय के लिए एक नया हथियार, कुछ कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीद सके। उसके पास मात्र 5000 सोने के सिक्के थे, क्योंकि वह आपात स्थिति के लिए 2000 बचाना चाहता था और अपनी फीस चुकाने के लिए उसे 10 लाख की जरूरत थी। हालांकि मॉर्निंग स्टार जैसे पिछड़े ग्रह पर, जहां निचले स्तर के खिलाड़ी भरे पड़े थे, 5000 सोने के सिक्के भी बहुत बड़ी रकम थे। यहाँ इस तरह की रकम खर्च करने से वह किसानों के बीच किसी राजा से कम नहीं बन गया था। मैक्स की योजना सरल थी, सामान खरीदना, टेलीपोर्टेशन के जरिए विश्वविद्यालय जाना और जितनी जल्दी हो सके दाखिला लेना। ये बोनस अध्याय 91 द्वारा प्रायोजित है। पैट्रियन पर $100